हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे बाल विकास। और देखिए बाल विकास में आज हमें चैप्टर पढ़ना है सीखने के वक्र तथा पठार। यानी हमें आज पढ़ना है कि सीखने का वक्र क्या होता है और सीखने में पठार किस प्रकार आता है। ये सारा कुछ इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आपने अभी से तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो अभी टाइम है कि आप अभी से जुट जाइए अपनी तैयारी में। और हमने सारे सब्जेक्ट जो है चैप्टर वाइज पढ़ाए हैं और सबकी देखिए प्लेलिस्ट बनी है। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। और देखिए जब आप चैप्टर वाइज पढ़ेंगे पूरी थ्योरी, तभी जाकर आप देखिए परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं। नहीं तो देखिए ज़्यादा, क्योंकि आप अगर चैप्टर वाइज पढ़ेंगे नहीं तो देखिए आगे चलकर क्या होगा, आपके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ जाएगी और वो कन्फ्यूजन पेपर के टाइम बहुत घातक साबित हो सकती है। इसीलिए आप अभी से जुट जाइए, ठीक है? हमारे चैनल से जुड़िए और देखिए सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी है। आप वहाँ से जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, वो सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। और देखिए हमारा और आपका साथ फर्स्ट सेमेस्टर से लगाकर फोर्थ सेमेस्टर तक रहेगा और हम तो आगे भी रहेंगे, ठीक है? इसी प्रकार तैयारी करवाते रहेंगे। और साथ ही डीएलएड से रिलेटेड किसी भी प्रकार की अगर जानकारी होगी, वो भी हम आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जैसा कि लेसन है सीखने के वक्र। तो देखिए जो वक्र शब्द है ये तो आया है जैसे मैथ से। ये तो मैथ का वर्ड है, कर्व जिसे हम कहते हैं, कर्व लाइन। ठीक है। और ये जो पठार शब्द है, ये पठार आया भूगोल से। ठीक है। तो ये काफी देखिए मैच नहीं हो रहा है। जैसे हम बाल विकास रहे हैं और ये देखिए ये एक मैथ का शब्द है, ये एक भूगोल का शब्द है। तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रही होगी। लेकिन देखिए हम इसमें इतना सरल भाषा का प्रयोग करेंगे कि आप देखिए ये बिल्कुल कन्फ्यूजन, आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी और एक ही बार में ये सारा कॉन्सेप्ट आप समझ जाएँगे। देखिए, तो चलिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं सीखने का वक्र। तो देखिए, किसी व्यक्ति द्वारा किसी कार्य या कौशल को सीखने में लगने वाला समय और उसमें होने वाली प्रगति को दर्शाने वाला ग्राफ या चित्र, यानी वक्र क्या है? तो इसका अगर अर्थ पूछा जाए, तो देखिए किसी व्यक्ति द्वारा किसी कार्य या कौशल को सीखने में लगने वाला समय, उसमें होने वाली प्रगति को दर्शाने वाला एक ग्राफ है या चित्र है। तो चलिए पहले इसकी अब परिभाषा हम समझते हैं। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति कोई नया कार्य, ज्ञान, ठीक है? यानी जब कोई व्यक्ति कोई नया कार्य या ज्ञान सीखता है, तो शुरू में उसे कठिनाई होती है। यानी जब देखिए कोई आप नया ज्ञान या कोई कार्य सीखते हैं, तो स्टार्टिंग में देखिए काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, ठीक है? लेकिन अभ्यास और अनुभव से वह धीरे-धीरे उसमें कुशल हो जाता है। यदि आप धीरे-धीरे अभ्यास करते गए, ठीक है? उसमें आपको अनुभव मिलता जाएगा, तो देखिए उस कार्य को आप अच्छे ढंग से कर पाएँगे। इस प्रक्रिया को, यानी इस प्रक्रिया को सीखने की गति या प्रवृत्ति को ग्राफ के रूप में दिखाया जाता है। यानी इस प्रक्रिया को हम क्या है? ग्राफ के रूप में दिखाते हैं, जिसे सीखने का वक्र कहते हैं। यानी इसे हम क्या कहते हैं? सीखने का वक्र। यानी अगर हम इसको देखिए ग्राफ पर प्रदर्शित करें, तो इसे ही हम सीखने का वक्र कहते हैं। मान लीजिए देखिए ये ऐसा कोई एक ग्राफ खींचा गया है, ठीक है? मैथ में आपने ग्राफ पेपर देखा होगा, वहाँ ग्राफ के बारे में भी पढ़ा होगा। तो देखिए जैसे कोई बच्चा यहाँ है, ठीक है? उसने ज़ीरो से यहाँ से स्टार्ट किया पढ़ना, यानी उसने सीखना यहाँ से स्टार्ट किया। तो देखिए शुरुआती जो दौर है, तो देखिए धीरे-धीरे जो बच्चे की सीखने की गति होगी, वो थोड़ा धीरे होगी। फिर देखिए जिस हिसाब से वो सीखता जाएगा, उसकी गति है क्या है? इस प्रकार कर्व लाइन एक की तरह ये बढ़ती जाएगी। यानी उसकी जो सीखने की गति क्या है? धीरे-धीरे समय के अनुसार बढ़ती जाती है। इसी को अगर हम ग्राफ पर प्रदर्शित करें, तो उसे ही हम कहते हैं सीखने का वक्र। देखिए, इस प्रकार का ग्राफ अगर आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, तो उसमें देखिए जब रन या विकेट को दिखाते हैं, जब क्रिकेट मैच के दौरान जब विकेट गिरते हैं, तो देखिए जब कंपैरिज़न किया जाता है, एक टीम का दूसरी टीम से, तो देखिए उसमें ग्राफ पेपर पे ऐसे ही प्रदर्शित किया जाता है कि देखिए पहले 1 ओवर जैसे यहाँ पर हुआ, यहाँ दूसरा ओवर हुआ, यहाँ तीसरा ओवर हुआ। तो देखिए यहाँ दिखाया जाता है कि 1 ओवर में यहाँ पर इनके इतने विकेट गिरे थे, फिर दूसरी वाले विरोधी वाली टीम के 2 विकेट गिरे थे, यानी उसी प्रकार एक दूसरी लाइन दिखाई जाती है। तो ये जो ग्राफ पेपर पर दिखाया जाता है, तो वहाँ पर देखिए स्कोर और विकेट को दिखाया जाता है, मैच के बारे में है। लेकिन यहाँ पर हम क्या दिखा रहे हैं? यहाँ हम सीखने की गति को, यानी सीखने की प्रगति को दिखा रहे हैं। ठीक है? चलिए अब आगे समझते हैं। तो देखिए उदाहरण समझिए, यदि कोई छात्र गणित सीख रहा है, ठीक है? यदि कोई छात्र क्या है? गणित सीख रहा है, तो पहले उसे जोड़-घटाना, ठीक है? पहले उसे जोड़-घटाना करने में समय लगेगा, ठीक है? यानी शुरुआत में उसे देखिए जोड़ और घटाना करने में समय लगेगा। लेकिन जैसे-जैसे वह अभ्यास करता है, यानी जैसे वह अभ्यास करता जाएगा,
उसकी गति और सटीकता दोनों बढ़ती जाती है। ठीक है? इस सुधार को ग्राफ के रूप में दर्शाएँ तो वह सीखने का वक्र कहा जाता है। ठीक है? या कहलाता है। चलिए अब आगे समझते हैं। तो अब हम समझते हैं वक्र के प्रकार। तो देखिए जो वक्र के प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है? तो पहला है देखिए नकारात्मक वक्र, नेगेटिव लर्निंग कर्व। देखिए परिभाषा, इस वक्र में व्यक्ति की शुरुआत में प्रगति अच्छी होती है, यानी शुरुआत में क्या है इसकी प्रगति अच्छी होती है, लेकिन समय के साथ दक्षता घटने लगती है, यानी समय के साथ जो कौशल है, ठीक, ये योग्यता है, दक्षता, ये क्या है धीरे-धीरे घटने लगती है। तो देखिए इसकी विशेषताएँ, इसकी देखिए विशेषता क्या है? यानी शुरू में अच्छा प्रदर्शन होगा, यानी शुरुआत में देखिए जो प्रदर्शन होगा यानी प्रगति होगी, अच्छी होगी। बाद में रुचि या ध्यान में कमी, या ठीक है, फिर क्या होगा बाद में देखिए रुचि या ध्यान में कमी होने लगती है, जिससे देखिए प्रदर्शन रुक जाता है। गलत तरीकों से सीखना, यदि आप गलत तरीके से सीख रहे हैं, तभी नकारात्मक वक्र बनेगा। चलिए अब आगे समझते हैं उदाहरण। तो चलिए उदाहरण समझते हैं। एक छात्र शुरुआत में कोई टॉपिक अच्छे से करता है, ठीक है? लेकिन समय के साथ गलतियाँ बढ़ जाती हैं, ठीक है? चलिए अब अगला प्रकार है धनात्मक वक्र। इसे हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव लर्निंग कर्व। तो चलिए परिभाषा देखते हैं। तो परिभाषा समझिए, इस वक्र में व्यक्ति की सीखने की गति समय के साथ लगातार बेहतर होती है। यानी जो इसमें है सीखने की गति है लगातार समय के अनुसार बेहतर होती जाती है, यानी अच्छी होती जाती है। तो देखिए इसकी विशेषताएँ, लगातार अभ्यास से शुरुआत। यदि आप लगातार अभ्यास कर रहे हैं तो देखिए इसकी गति क्या है? बढ़ती जाएगी। दक्षता और गति में वृद्धि होती है, यानी कौशल, ठीक है, और गति में क्या है? वृद्धि होती है। स्थिर और सकारात्मक प्रगति होती है। जो गति होती है वो क्या है? सकारात्मक होती है। सॉरी, जो प्रगति होती है वो क्या है? सकारात्मक होती है। उदाहरण समझिए, एक छात्र रोज अभ्यास करता है। यदि अगर देखिए कोई छात्र है वो डेली अभ्यास कर रहा है और उसका स्कोर लगातार बढ़ता है। यदि ये देखिए आपका कोई सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट पर आप डेली अभ्यास करते हैं यानी जिसकी आप डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो वो देखिए आपका सब्जेक्ट डेली-डेली बेहतर होता जाता है, यानी अच्छा होता जाता है। अगला है देखिए मिश्रित वक्र यानी मिक्स्ड लर्निंग कर्व। इस वक्र में व्यक्ति की सीखने की गति कभी बढ़ती है, यानी इसमें देखिए क्या है गति कभी बढ़ेगी, कभी घटेगी, यानी कभी घटती है। यानी इसमें उतार चढ़ाव होता है। इसमें क्या है? उतार चढ़ाव, यानी पहले गति बढ़ती है, फिर घटती है, फिर बढ़ती है, फिर घटती है, यानी उतार चढ़ाव होता रहता है। तो इसकी विशेषताएं, कभी प्रगति तेज तो कभी धीमी होती है। ठीक है? अगली देखिए विशेषता है बाहरी या आंतरिक कारणों का प्रभाव। इसमें देखिए बाहरी और आंतरिक कारणों का काफी प्रभाव पड़ता है। सुधार के बाद गिरावट और फिर सुधार। देखिए सुधार के बाद क्या है? देखिए गिरावट आती है, फिर गिरावट के बाद दोबारा फिर सुधार आता है। तो उदाहरण देखिए, एक छात्र कुछ दिनों तक अच्छे अंक लाता है, फिर कुछ समय के लिए गिरावट आती है, ठीक है? फिर से सुधार आता है और दोबारा क्या है? फिर सुधार आता है। यानी देखिए कोई छात्र है तो स्टार्टिंग में कैसे है? शुरुआती दौर में वो देखिए उसकी सीखने की गति अच्छी होती है, यानी वो अच्छे अंक लाता है। फिर समय के साथ देखिए उसमें क्या है? थोड़ा गिरावट आती है। गिरावट आने के बाद देखिए वो कुछ अभ्यास करता है, तो इसके बाद देखिए फिर वो उसमें प्रगति होती है। तो ये जो वक्र है इस प्रकार ऊपर और नीचे होता है। चलिए अब समझते हैं शिक्षण शास्त्र में इसका महत्व। तो देखिए इसका महत्व क्या है? शिक्षक यह समझ सकते हैं कि हर विद्यार्थी की सीखने की गति अलग होती है। यानी इसमें देखिए हर विद्यार्थी की जो सीखने की गति है अलग होती है। पाठ्यक्रम की योजना बनाते समय सीखने के वक्र को ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है? तो देखिए कठिन विषयों के लिए ज़्यादा समय और अभ्यास की व्यवस्था कर सकते हैं। यदि अगर कोई विषय आप पढ़ रहे हैं जैसे मैथ है, वो कठिन सब्जेक्ट है, तो उस पर देखिए जिनको लगता है कठिन है, ऐसा नहीं है कि सबके लिए कठिन है। तो जिनको अगर कठिन लग रहा है मैथ, तो उसको देखिए सबसे ज़्यादा अभ्यास की ज़रूरत होती है। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी देखिए वो कमियाँ दूर होती जाएँगी और वो मैथ आपका बेहतर होता जाएगा। आगे चलकर उसमें प्रगति होगी। चलिए अब हम समझते हैं सीखने के पठार यानी लर्निंग प्लेट्यू। तो देखिए पठार क्या है पहले ये समझ लीजिए। तो देखिए ये पठार शब्द जो है ये भूगोल का शब्द है। तो देखिए पहले समझ लीजिए पठार और पर्वत अंतर क्या होता है। अगर कोई पर्वत इस प्रकार अगर नुकीला है ऊपर कोई नोक निकली है तो इसे हम कहते हैं पर्वत। तो ये तो हुआ पर्वत, लेकिन पठार हम किसे कहेंगे? पठार देखिए इस प्रकार होता है। देखिए पठार पर खेती भी की जा सकती है जबकि पर्वत पर खेती नहीं की जा सकती। तो देखिए पठार इस प्रकार होता है कि देखिए पहले समतल होगा, पूरी समतल भूमि है और इस प्रकार देखिए, ठीक है? पठार की आकृति अगर देखिए कुछ इस प्रकार होगी, क्योंकि देखिए पठार है जो समतल जैसा होता है, बस थोड़ा-सा उभरा हुआ होता है। जैसे आपने देखिए रेगिस्तान इलाकों में देखा हो, यानी रेगिस्तानी इलाकों में आपने देखा होगा कि जब तेज हवाएँ चलती हैं, तो जो धूल मिट्टी है, उड़कर देखिए एक जैसा एक ऊपर जैसा इस प्रकार ढेर बना देती है।
ठीक है? यानी एक जगह ये धूल यहाँ से उड़ेगी और धीरे-धीरे उड़कर क्या है इस प्रकार एक ढेर बना देते हैं और फिर नीचे देखिए इस प्रकार चली जाती हैं। तो ये जो ऊपरी वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक, इसे ही हम कहते हैं पठार। इसे क्या कहते हैं? पठार। पठार है जो समतल होता है, ठीक है? नुकीला नहीं होता है। चलिए अब आते हैं हम टॉपिक पर। तो देखिए जब कोई विद्यार्थी या व्यक्ति किसी चीज़ को सीख रहा होता है, यानी किसी चीज़ को जब सीख रहा होता है, तो शुरुआत में उसकी प्रगति तेज़ होती है। यानी स्टार्टिंग में क्या है उसकी गति जो है तेज़ होती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब बहुत कोशिश करने पर भी कुछ खास सुधार नहीं होता। यानी एक समय ऐसा आता है जब बहुत कोशिश की जाती है लेकिन उसमें सुधार नहीं आता है। सीखना रुक सा जाता है। यानी जो सीखना है, सीखने की गति है वो रुक जाती है। इसी स्थिति को सीखने का पठार कहते हैं। यानी इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? सीखने का पठार कहते हैं या इसे अधिगम पठार भी कहते हैं। ठीक है? यानी देखिए एक समय आ जाता है देखिए पहले स्टार्टिंग में क्या है सीखने की गति सही होती है, तेज़ होती है। फिर एक समय ऐसा आ जाता है कि जो ये गति रुक सी जाती है। तो देखिए ये वाला समय जो है ये बीच वाला, यहाँ पर सीखने की गति है ये रुक जाती है। यहाँ एक जैसी है। ठीक है? तो इसी को हम क्या कहते हैं? सीखने का पठार। चलिए अब आगे समझते हैं। तो उदाहरण से समझिए, मान लो तुम टाइपिंग सीख रहे हो, ठीक है? शुरुआत में प्रतिदिन शब्दों की गति बढ़ती जाती है, यानी अगर शुरुआत में अगर टाइपिंग आप कर रहे हैं तो देखिए गति है जो टाइपिंग की बढ़ती जाती है और कुछ समय बाद टाइपिंग गति एक जैसे रहने लगती है और कुछ दिनों के बाद क्या है देखिए जो टाइपिंग आपकी बिल्कुल सेम वैसे ही रहती है, सुधार रुक जाता है, यानी देखिए आगे आपकी जो स्पीड है बढ़ नहीं रही होती है। यदि तुम नए तरीके, अभ्यास, तकनीक अपनाते हो, तो फिर गति बढ़ने लगती है। अगर कोई आप नया तरीका अपना रहे हैं, ज़्यादा अभ्यास कर रहे हैं, तो उसकी गति है बढ़ जाती है। या जो बीच में सुधार रुकता है, यानी जो बीच में सुधार रुकता है, वही पठार कहलाता है। ठीक है? चलिए अब आगे समझते हैं। चलिए अब हम समझते हैं सीखने के पठार के कारण, यानी सीखने में पठार क्यों आता है? तो देखिए, अभ्यास में कमी, यानी अगर आप निरंतर अभ्यास नहीं कर रहे हैं, तो पठार आ सकता है। नई तकनीक, विधि का अभाव, यदि आप नई तकनीक या नई विधि का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तब भी सीखने में पठार आ सकता है। रुचि में कमी आना, यानी अगर आप देखिए किसी विषय वस्तु में रुचि ही नहीं ले रहे हैं, तो देखिए सीखने में क्या है पठार आ जाता है। शारीरिक या मानसिक थकावट, अगर देखिए किसी भी प्रकार की अगर थकावट है, तब भी सीखने में पठार आ जाता है। एक ही तरीके से लगातार अभ्यास करना, यानी अगर आप एक ही तरीके से लगातार अभ्यास कर रहे हैं, तब भी सीखने में क्या है पठार आ सकता है। अब चलिए हम समझते हैं इसका शैक्षिक महत्व। तो देखिए, सीखने के रुकने पर शिक्षक को नई रणनीति अपनानी चाहिए। यानी अगर सीखने में पठार उत्पन्न हो रहा है, तो शिक्षक को चाहिए कि नई तकनीक का उपयोग करें या रणनीति का उपयोग करें। विविध गतिविधियों से विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखें, यानी ऐसी-ऐसी गतिविधियाँ कराई जाएँ जिससे विद्यार्थियों की रुचि बनी रहे। प्रशंसा और प्रोत्साहन देकर मनोबल बढ़ाना चाहिए। यानी बच्चों की देखिए प्रशंसा कीजिए, उनका प्रोत्साहन बढ़ाइए, जिससे कि देखिए उनकी रुचि को उनके मनोबल को बढ़ाया जाए। अलग-अलग अभ्यास तकनीक अपनाकर पठार को पार कराया जा सकता है। यानी अगर आप अलग-अलग अभ्यास तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, तो पठार को हम आगे पार कर सकते हैं। ठीक है? तो देखिए अब आगे चलिए हम समझते हैं सीखने का स्थानांतरण। देखिए ये नेक्स्ट लेसन है, यानी ये अगला लेसन है। इसको देखिए हम इसी चैप्टर में समाप्त करेंगे। इसमें हम देखिए हमने 2 लेसन लिए हैं, ठीक है? क्योंकि ये दोनों लेसन बहुत छोटे-छोटे थे। तो ये नहीं कि इसकी अलग से क्लास ली जाती और उसकी अलग से क्लास। ठीक है? अगर हाँ, हमें बहुत ज़्यादा ऐसे ही टाइम पास करना होता, तो को एक क्लास उसी में ले लेते, 1 घंटा पार कर देते और 1 घंटा इसमें लगा देते। तो देखिए, हमें इन चीज़ों से हम देखिए आपका देखिए शिक्षण में आपका जो बोझ है, यानी जो शिक्षा का ये बोझ है, इसी को हम कम करना चाहते हैं, जिससे कि आगे चलकर आप अच्छे मार्क्स ला सकें, ठीक है? और आप लोगों का बैक ना लगे। तो चलिए अब आगे हम समझते हैं सीखने का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जब बच्चे किसी पुराने सीखे हुए ज्ञान, कौशल या अनुभव का उपयोग नए कार्य या परिस्थिति में करते हैं, तो इसे सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है? तो देखिए, सीखने का स्थानांतरण एक महत्वपूर्ण शैक्षिक अवधारणा है, जो यह समझने में मदद करती है कि बच्चे किस प्रकार एक विषय में अर्जित ज्ञान का उपयोग दूसरे विषय विषय या जीवन की अन्य परिस्थितियों में करते हैं। यानी एक विषय में जो अर्जित ज्ञान होता है, दूसरे विषय में उसका उपयोग करना ही सीखने का स्थानांतरण होता है। ठीक है? अब चलिए उदाहरण से समझते हैं। तो ये तो दोनों रही क्या है? परिभाषाएँ। उदाहरण देखिए, अगर कोई बच्चा साइकिल चलाना सीख गया,
तो वह आगे चलकर स्कूटर चलाना आसानी से सीख सकता है, ठीक है? यानी अगर जिस बच्चे को देखिए साइकिल चलाना आता है, तो आगे चलकर क्या होता है, वो मोटरसाइकिल भी चला सकता है। यह सीखने का स्थानांतरण है, यानी देखिए पहले बच्चे ने क्या साइकिल सीखा और साइकिल का अनुभव यानी साइकिल जो सीखा उसने, उसी का अनुभव उसने मोटरसाइकिल चलाने में उसका उपयोग किया। तो ये क्या हुआ, ये सीखने का स्थानांतरण हुआ। अगर आपने हिंदी टाइपिंग सीखी, ठीक है, तो अंग्रेजी टाइपिंग सीखना आसान होगा। यदि देखिए कंप्यूटर में अगर आप हिंदी टाइपिंग जानते हैं, ठीक है, तो इंग्लिश टाइपिंग आपके लिए काफ़ी ईज़ी होगी। चलिए अब आगे देखिए, तो चलिए इसकी हम परिभाषाएँ देखते हैं। तो देखिए पहली परिभाषा है क्रो व क्रो के अनुसार, सीखने के एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाले ज्ञान, कुशलताओं का सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना साधारणतः प्रशिक्षण का स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है? अब सोरेनसन के अनुसार देखिए, स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का दूसरी स्थिति में स्थानांतरित किए जाने की चर्चा करता है। ठीक है? तो ये किसने परिभाषा दी है? ये सोरेनसन ने दी है। चलिए अब आगे समझिए। तो चलिए अब आगे समझते हैं। तो उदाहरण देखिए, अगर तुमने साइकिल चलाना सीख लिया, तो मोटरसाइकिल सीखना थोड़ा आसान हो जाता है। यानी इसी को हम क्या कहते हैं? अधिगम स्थानांतरण। गणित में जोड़ घटाना सीखने के बाद प्रतिशत लाभ हानि आसानी से समझ में आने लगता है। देखिए, अगर गणित में आपको जोड़ घटाना आता है, गुणा भाग आता है, तो आप लाभ हानि प्रतिशत ये सब निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। हिंदी व्याकरण अच्छा आने से अंग्रेजी व्याकरण समझना थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है? चलिए अब आगे देखिए। अगला है देखिए, सीखने के स्थानांतरण के प्रकार, यानी स्थानांतरण जो है हम सीखने का कितने प्रकारों से कर सकते हैं। तो पहला है देखिए सकारात्मक स्थानांतरण। जब पहले सीखा गया ज्ञान नए काम को करने में मदद करता है, जैसे हिंदी टाइपिंग सीखने के बाद अंग्रेजी टाइपिंग में आसानी होती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं सकारात्मक स्थानांतरण। अगला है देखिए नकारात्मक स्थानांतरण। तो देखिए जब पहले सीखा गया ज्ञान नए काम में बाधा बनता है, यानी जो पहले आपने ज्ञान सीखा है वो नए ज्ञान में क्या है, बाधा उत्पन्न करता है, तो उसे हम कहते हैं नकारात्मक स्थानांतरण। कार के स्टीयरिंग के मुकाबले हवाई जहाज का कंट्रोल सिस्टम अलग होता है, पुराने ज्ञान से भ्रम हो सकता है। ठीक है, अगला है देखिए, चलिए अब आगे देखिए, तटस्थ स्थानांतरण यानी जीरो ट्रांसफर। जब पहले सीखा गया ज्ञान नए काम पर कोई असर नहीं डालता, ठीक है? यानी जब कोई पहले सीखा गया ज्ञान है, नए काम पर कोई असर नहीं डालता, तो उसे हम कहते हैं तटस्थ स्थानांतरण यानी ज़ीरो ट्रांसफ़र। तैराकी सीखने का ज्ञान गणित में काम नहीं आएगा। यानी आपको देखिए अगर तैराकी आती है, तो उसका जो अनुभव है, आप गणित में नहीं लगाते, ठीक है? नहीं लगा सकते, इसे ही हम कहते हैं ज़ीरो ट्रांसफ़र। तो चलिए समझते हैं शैक्षिक महत्व क्या है। शिक्षक को ऐसे उदाहरणों का उपयोग करना चाहिए जो विद्यार्थियों के पुराने ज्ञान से जुड़े हों। ठीक है, नए पाठ पढ़ाते समय पुराने पाठ से जोड़कर सिखाना सीखने में आसानी लाता है। यानी अगर कोई नया पाठ पढ़ा रहे हैं तो पुराने पाठ से लिंक करके पढ़ाना चाहिए। बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है जब उन्हें लगता है कि पुराना ज्ञान मदद कर रहा है। ठीक है, अगला है देखिए, गलत स्थानांतरण से बचाने के लिए शिक्षक को बच्चों को सही मार्गदर्शन देना चाहिए। यानी बच्चों को मार्गदर्शन सही देना चाहिए। अब चलिए समझते हैं अधिगम स्थानांतरण की शर्तें। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए पहला है सीखने वाले की इच्छा। यदि विद्यार्थी में सीखने और ज्ञान को प्रयोग करने की प्रबल इच्छा होगी, तो स्थानांतरण अच्छा होगा। ठीक है, जो बच्चे सीखने में रुचि रखते हैं, वे पुराने ज्ञान को नई परिस्थितियों में प्रयोग करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, सीखने वाले की शैक्षिक योग्यता, विद्यार्थी का मानसिक स्तर, समझने की शक्ति और पूर्व ज्ञान जितना अच्छा होगा, उतना ही स्थानांतरण बेहतर होगा। जैसे कमजोर आधार वाले विद्यार्थियों को स्थानांतरण में कठिनाई आती है। अगर जो बच्चे देखिए पढ़ने में कमजोर हैं, तो उनका जो स्थानांतरण है, उसमें क्या है, कठिनाई आती है। अगला है देखिए सीखने वाले की सामान्यीकरण की योग्यता, यानी सामान्यीकरण यानी एक सीखी बात को अन्य जगहों पर लागू करने की योग्यता। यानी अगर कोई बात आपने सीखी है उसको अन्य जगहों पर लागू करना ही हम क्या कहते हैं, इसे सामान्यीकरण। जो विद्यार्थी चीजों का संबंध जोड़ना जानते हैं, वे अधिक स्थानांतरण कर पाते हैं। अगला है देखिए समान अध्ययन विधियां। अगर पहले और नए काम को सीखने के तरीके मिलते जुलते हैं,
ठीक है? तो स्थानांतरण आसानी से होता है। जैसे दोनों कामों में अभ्यास, उदाहरण या प्रयोग पद्धति का उपयोग हो। यानी अगर पहले आपने कोई नया अनुभव को सीखा है, ठीक है? और जो नया अनुभव सीखने जा रहे हैं, उसमें देखिए एक तालमेल होना चाहिए, यानी वो एक-दूसरे से मिलते-जुलते होने चाहिए। अगला है देखिए समान विषय वस्तु। यदि पुराने और नए विषयों की विषय वस्तु में समानता है, तो स्थानांतरण अधिक होता है। ठीक है? यानी पुरानी विषय वस्तु जो है नई विषय वस्तु में के समान है, तो स्थानांतरण क्या होगा? काफ़ी अधिक होगा। जैसे हिंदी व्याकरण से अंग्रेजी व्याकरण सीखना। अगर आपको देखिए हिंदी व्याकरण अच्छे से आ रही है, तो अंग्रेजी व्याकरण सीखना काफ़ी आसान होता है। जैसे संज्ञा की परिभाषा जैसे हिंदी में आपको पता है, तो देखिए इंग्लिश में अगर नाउन की डेफिनिशन समझना है तो काफ़ी आसान होता है। उसी प्रकार सर्वनाम है, हिंदी में अगर आपको पता है, तो इंग्लिश में सीखना काफ़ी आसान होता है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। अगर देखिए वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? और डेली-डेली अपनी तैयारी करते रहिए, क्लासेस लेते रहिए और साथ ही अपने दोस्तों को जोड़ते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।